अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अब्सा कोमल। आज हम दो मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। पहले तो हम बात करेंगे इस्लामाबाद में आज जो आलम इस्लाम का एक मरकज़ इस्लामाबाद शहर बना हुआ था और आप आज सुबह से कवरेज टीवी पर देख रहे होंगे, उसकी बात करेंगे। और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से जुड़ता हुआ एक मामला है जो एक बयान सामने आया ब्रॉडशीट के CEO कावे मूसवी का, जिसमें उन्होंने माफ़ी मांगी है नवाज शरीफ से करप्शन के इल्ज़ामात के हवाले से। पहले बात कर लेते हैं हम OIC की। आज 56 इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा और उनके नुमाइंदे वज़राए ख़ारजा के OIC के हवाले से 48वें इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद में थे। और इस कॉन्फ्रेंस का जो मौजू था वो था इत्तेहाद, इंसाफ और तरक्की के लिए शराकत दारी की तामीर। और मुस्लिम दुनिया को जो दरपेश चैलेंजेस हैं इनके ऊपर भी इसके अंदर भरपूर तरीके से बात की गई तमाम जो शुरका थे उनकी तरफ से। फिर इस्लामोफोबिया का ख़ात्मा भी इसके अंदर ज़ेर बहस रहा। इस्लामी ममालिक में इत्तेहाद पैदा करना, कश्मीर और फ़लस्तीन का जो मसला है उसके बारे में भी बात हुई, और अफ़गानिस्तान में इंसानी बहरान को एड्रेस करना भी एक बुनियादी नुक्ता था। ये जो तमाम वज़राए ख़ारजा इन मुस्लिम ममालिक इकट्ठे हुए इस हवाले से। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का खिताब, जिसका एक हिस्सा आप शुरू में भी सुन रहे थे, उसमें उन्हें बड़े दो टोक अल्फाज में ये बात की जो हम हमेशा देखते हैं, टॉक शोज़ में भी बात करते आए हैं। OIC का माजी का जो किरदार है उस हवाले से बात होती है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि बड़ा गैर मौसर रहा, और फिर मुस्लिम ममालिक तकसीम है और ये बात आलमी क़ुव्वतों को भी पता है, इसलिए मुस्लिम ममालिक में इत्तेहाद पैदा करना होगा। और फिर दीगर जो इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा थे उन्होंने भी इस बात पर जोर दिया कि इस्लामी ममालिक को एक साथ मिलकर चलना होगा ताकि कोई असर हो सके और मिलकर एक आवाज़ उठाई जा सके। हम प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई मुस्लिम ममालिक इकट्ठे होकर मुस्लिम दुनिया के बुनियादी मसाइल का कोई हल निकाल सकते हैं। इस तरह की जो तकारीर होती हैं, जब प्राइम मिनिस्टर साहब उनको एड्रेस करते हैं तो उसमें कोई ना कोई बात होती है जो हमारे यहाँ खबरों की जीनत बन जाती है, और अनफॉर्चुनेटली कई दफ़ा वो जो मेन वाक़या होता है उसके ऊपर काफ़ी हद तक हावी भी आ जाती हैं। इसी तरह का जनरलाइज स्टेटमेंट्स के हवाले से कुछ तनकीद रहती है प्राइम मिनिस्टर साहब पर। आज भी उन्होंने कह दिया कि जो मोबाइल फ़ोन्स का इस्तेमाल है उससे माशरे के अंदर बेहयाई, ऑब्सीन कंटेंट जो मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर लोग देते हैं उससे माशरे में बिगाड़ आता है, उसको उन्होंने जोड़ दिया तलाक़ों से माशरे के अंदर। वो कहते हैं, अब इसके ऊपर हम कई दफ़ा पहले भी बहस कर चुके हैं और हम जो एक्सपर्ट्स हैं उनका ओपिनियन भी सुन चुके हैं। वो ये कहते हैं कि इन दो चीज़ों का आपस में ताल्लुक़ नहीं है, तो प्राइम मिनिस्टर साहब को इस हवाले से ज़रा मोहतात बात करनी चाहिए। माहिरीन ये सवाल भी उठाते हैं कि इसके पीछे लोगों में शऊर आ जाना एक वजह है। तो ये तो एक साइड लाइन के ऊपर मामला रहा जिसके ऊपर सोशल मीडिया में बहस रही है, लेकिन बुनियादी तौर पर नुक्ता यही था जिसके ऊपर तमाम जो शुरका थे वो मुत्तफ़िक नज़र आए कि सबको मिलकर मुस्लिम ममालिक को इन इशूज़ के ऊपर बात करनी होगी। इस पर हम बात करते हैं। इस OIC कॉन्फ्रेंस के हवाले से हमारे साथ साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा एजाज़ चौधरी साहब मौजूद हैं। खुर्शीद नदीम साहब हमारे साथ हैं। आप मायानाज़ कॉलम निगार हैं और अबूर रखते हैं मुस्लिम ममालिक को दरपेश चैलेंजेस के हवाले से, और कई दफ़ा हम आपको पढ़ते भी हैं इस हवाले से आपके ख़यालात को। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मैं एजाज़ साहब आपसे आगाज़ करूँगी। बुनियादी तौर पे क्या अहमियत है ये जो आज तमाम मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा इकट्ठे हुए, इसकी इस डिस्प्ले की, फिर पाकिस्तान का इसकी मेज़बानी करना और इसमें जो इश्यूज़ उठाए गए, और फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस तरह दो टोक अल्फाज में इस बात को एड्रेस किया कि OIC इससे पहले काफ़ी हद तक गैर मौसर रहा है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? जी, मेरे नज़दीक एक तो ऑप्टिक्स है और दूसरा सब्सटेंस है। ऑप्टिक्स में क्योंकि पाकिस्तान अपनी 75 साला जो ज़िंदगी गए हैं उसको मना रहा है, तो एक बार फिर पाकिस्तान ने OIC का ही इंतखाब किया, मुस्लिम दुनिया का ही इंतखाब किया कि उनके साथ अपनी खुशियाँ बांटें। आज से 25 साल पहले जब 50वीं सालगिरह थी तब भी, तो एक तो उस लिहाज से पाकिस्तान की आलम इस्लाम के साथ जो वाबस्तगी है उसका इजहार पाकिस्तान कर रहा है। दूसरी जो सब्सटेंस के हवाले से इसमें कोई शक नहीं है कि OIC के से बहुत सी तवक्कुआत हैं, और लेकिन ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतर सकती। उसकी वजह यह है कि ये एक सियासी तंजीम है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये कोई एक गवर्नमेंट नहीं है ना। ये इतने रखती है, इस किस्म की कुदरत रखती है कि वो जिन करारदादों पर इत्तेफाक हुआ है उनको जाके इम्प्लीमेंट कर सके। ये तो काम अक़वाम मुत्तहिदा भी नहीं कर सकती, कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है। इसीलिए जो काम हो सकता है वो ये है कि जिन चीज़ों पे आपने इत्तेहाद का मुज़ाहरा किया, अपनी अमली तौर पर भी उन पे अमल करें। उस लिहाज से तो वज़ीर आज़म की बात दुरुस्त है कि अभी तक बहुत सारे ऐसे मामलात हुए हैं जिस पे
OIC की करारदाद तो आ गई, लेकिन इंडिविजुअली मुल्कों ने जाके उस पर अमल नहीं किया। इसलिए इत्तेहाद तो बहरहाल चाहिए। और उसकी एक और वजह भी बनती है, मैं ये देखा है 20 बार, कि बहुत सारे ऐसे ममालिक भी इस तंजीम में शामिल हो गए हैं जो मुस्लिम अक्सरियत ही नहीं है, मुस्लिम अकलियत ही हैं। जी तो जी। शायद उन पे अब इस तरह का दबाव नहीं होता, इसलिए अब चार्टर में डाल दिया गया कि सिर्फ मुस्लिम अक्सरियत ही ममालिक को इसका हिस्सा बनना चाहिए। बहरहाल ये जरूर है, लेकिन ये सब चीज मैं इस लिहाज से इसको यानी इतना ज्यादा अहमियत नहीं देता कि दुनिया में अगर कोई एक तंजीम है जो कश्मीरियों का दुख बांट रही है तो वो OIC है। इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए। ठीक है, OIC कामयाब शायद नहीं हो सकी हिंदुस्तान के कब्जे से उनको छुटाने के लिए, जी। क्योंकि ये इसके पास तो वो कुदरत नहीं है, लेकिन वो हिंदुस्तान की हठधर्मी की वजह से नहीं हुआ। OIC का इसमें कोई, मेरे ख्याल में कोई कसूर नहीं। जी अच्छा। अब खुर्शीद साहब, आपके ख्याल में ये पहलू ऑप्टिक्स का ज़्यादा हावी रहा है इसके ऊपर, या फिर ऐसी कोई बात हो सकती थी कि कोई प्रैक्टिकल किस्म के ऐलानात सामने किए जाते और किस हद तक कर भी सकते हैं? और कुछ मैं चाहूँगी आप रोशनी डालें इसके ऊपर भी कि आज तक जब से क़याम हुआ है OIC का, इसका क्या किरदार रहा है मुस्लिम ममालिक के जो मसाइल हैं उनके हवाले से? एक दो मिसपरसेप्शन हैं जो इब्तदाई से हमारे साथ हैं। जब हम OIC की कारकर्दगी को जांचते हैं और ये कहते हैं कि बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी, तो वो मिसकंसेप्शंस बुनियादी रोल अदा करते हैं। पहली बात तो ये है कि OIC उम्मत मुस्लिमा का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये मुस्लिम वर्ल्ड का प्लेटफॉर्म है। उम्मत मुस्लिमा एक और चीज़ है, मुस्लिम वर्ल्ड एक और चीज़ है। उम्मत मुस्लिमा से मुराद हर वो आदमी है जो एक फेथ पर यकीन रखता है। ये फेथ बेस्ड कम्युनिटी है। आप इंडिया में रह रहे हैं, मुसलमान हैं, तो इस उम्मत का हिस्सा हैं। आप अमेरिका में रह रहे हैं तो आप इस उम्मत का हिस्सा हैं। तो उम्मत एक रूहानी एहसास के साथ कायम होने वाला एक इज्तिमाई वजूद है, जबकि OIC मुस्लिम स्टेट्स की, मुस्लिम रियासतों का एक इज्तिमा है। तो जिसके चार्टर में भी मुस्लिम गवर्नमेंट्स का लफ्ज लिखा गया है, तो ये मुस्लिम गवर्नमेंट्स का एक मजमूआ है। मुस्लिम गवर्नमेंट्स का प्रॉब्लम ये है कि वो नेशन स्टेट के असूल पर मुरतब हुई हैं। इस वक्त दुनिया में जितनी मुसलमान रियासतें मौजूद हैं वो बेसिकली उस कॉन्सेप्ट पर मुबनी है जिसको हम नेशन स्टेट कहते हैं, जो 20वीं सदी में खासतौर पर दूसरी वर्ल्ड वार के बाद दुनिया में कायम है। तो नेशन स्टेट अपने नेशनल इंटरेस्ट में मूव करती है। वो किसी रूहानी बुनियाद पर या किसी एक इज्तिमाई बुनियाद जो उसकी अपनी सरहदों से बाहर है उसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं देखती। इसकी पहली बात तो ये समझनी चाहिए कि ये उम्मत मुस्लिमा का कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ये असल में मुस्लिम वर्ल्ड का प्लेटफॉर्म। जब मैं ये कहता हूँ तो इसकी कुछ इम्प्लीकेशन है। मसलन 20-22 करोड़ से ज्यादा मुसलमान इंडिया में बसते हैं, वो उम्मत का हिस्सा है लेकिन OIC का हिस्सा नहीं है। चुनांचे आपके इल्म है कि जब बिल्कुल इब्तिदा में ये बनी थी OIC, तो उसके 1-2 साल बाद इंडिया ने ये कोशिश की कि वो इसकी मेंबरशिप ले, और उसकी बुनियाद उन्होंने ये रखी थी कि हमारे यहाँ चूंकि इतनी बड़ी तादाद में मुसलमान आबाद हैं तो उनको OIC का हिस्सा बनाया जाए। तो पाकिस्तान ने बतौर खास इसकी मुखालफत की थी, और यूं इंडिया जो है उसका हिस्सा नहीं बन सका था, इसलिए कि वो मुस्लिम मेजॉरिटी का इलाका नहीं था और मुस्लिम गवर्नमेंट का उसमें वो अमल दखल नहीं था। तो एक खराबी तो ये है जिसको समझना चाहिए कि ये उम्मत मुस्लिमा का प्लेटफॉर्म नहीं है। अच्छा, जब हम नेशन स्टेट कहते हैं तो इसका मतलब ये है कि सऊदी अरब के बतौर नेशन स्टेट अपने मुफादात हैं, पाकिस्तान के बतौर नेशन स्टेट अपने मुफादात हैं। तो उम्मत मुस्लिमा तो उससे बुलंदतर एक चीज है। आप जब अपने अपने मुफादात को वाश कर रहे होते हैं तो फिर OIC का प्लेटफॉर्म आपकी कोई मदद नहीं करता। मतलब आपकी इल्म में है कि कश्मीर की इशू पे हम ये चाहते हैं कि सऊदी अरब हमारी मदद करे, लेकिन हमें मालूम है कि सऊदी अरब वैसे बायलैटरल रिलेशनशिप हमारे बहुत अच्छे हैं, हमारी मदद करता है, लेकिन विजा विद इंडिया जब बात होती है तो अभी हाल ही में आपको मालूम है कि सऊदी अरब के जो आर्मी चीफ हैं वो उन्होंने इंडिया का दौरा किया और उसमें उनको सबसे बड़ा अवार्ड और सारी चीजें जो मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ भी हुआ। तो एक तो ये बात कि नेशन स्टेट का जो एक वो है फ्रेमवर्क है जिसके हम काम करते हैं, वो और OIC का प्लेटफॉर्म मुख्तलिफ है, इसलिए हमें वो तवक्कुआत उससे वाबस्ता नहीं रखनी चाहिए कि कश्मीर भी हमें वो सपोर्ट दे। दूसरा एक और चीज मैं आपको बताऊं जो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, वो ये है कि OIC आपको याद होगा उस वक्त बनी थी जब यरूशलेम पर, जब बैतुल मक़दस पर एक मस्जिद अक्सा पर हमला हुआ था, एक आग लगाई गई थी, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में एक मुस्लिम दुनिया की कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें फैसला हुआ कि OIC बननी चाहिए। तो मसला फलस्तीन इसके चार्टर का हिस्सा है, लेकिन कश्मीर OIC की चार्टर का हिस्सा नहीं है। यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात तो की गई है, लेकिन कश्मीर एज सच उसके चार्टर में शामिल नहीं है। तो अभी भी हम अभी भी आप देख रहे हैं कि कॉन्फ्रेंस में भी कश्मीर एक साइड इशू के तौर पर डिस्कस होता है, पहले भी होता आया है, लेकिन मसला फलस्तीन, अच्छा इसमें भी इंटरेस्टिंग ये है, मसला फलस्तीन इस चार्टर में ये लिखा है कि उसकी
آزادی کی جدوجہد میں ساتھ دیا جائے گا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت کیسے اسرائیل کے کانٹیکسٹ میں عرب دنیا کی رائے بدلتی چلی جا رہی ہے. تو کہنا یہ ہے بالکل کہ آپ ایک کیس دیکھیں گے تو پرابلمٹک آپ کو نظر. اعزاز صاحب، اب یہ جس طرح خورشید صاحب کہہ رہے ہیں OIC کے چارٹر میں کشمیر کا ایشو ہونا ہی نہ، اور بنیادی طور پہ ہمارے ناظرین بھی جانتے ہی ہوں گے کہ مسئلہ فلسطین کے حوالے سے اس کا آغاز ہوا تھا. اب یہ جو اتنی انفرادی قسم کی پالیسی ہے مسلم ممالک کی، جس میں ہم نے دیکھا اسرائیل کو تسلیم کرنا ہو یا ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے ہوں، تو پھر اس حوالے سے کیا سوچ رکھنے کی ضرورت ہے اس وقت؟ دیکھیں، میں اس کو OIC کو ایک پلیٹ فارم کے طور پر دیکھتا ہوں، ایک وینیو ہے جس پہ تمام ممالک، میں خورشید صاحب کی اس بات سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ اس کو ہم سمبولیکلی امہ کہتے ہیں، لیکن امت میں تو بہت سارے اور بھی مسلمان جو OIC کا حصہ نہیں ہے وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں. لیکن یہ مسلم ممالک کی ایک تنظیم ہے، ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ آ کے وہ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں. اور فلسطین کے چونکہ وہیں سے یہ شروع ہوا تھا تو اس لیے وہ چارٹر کا حصہ بن گیا، پر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کشمیر یا کسی اور مسئلے کے اوپر ان کی وابستگی کم ہو جاتی ہے. وابستگی تو ہے، لیکن چونکہ ہر قوم اور ہر ملک اپنا قومی مفاد کے ذریعے کام کر رہا ہے، اس وجہ سے ضروری نہیں ہے کہ ہمارے قومی مفاد پہ سب کا اتفاق رائے ہو. لیکن یہ ضرور ہے کہ پاکستان کو مسلم ممالک کی اکثریت کی حمایت رہی ہے، اور اس سے پاکستان کو ایک اسٹرینتھ ملتی ہے، ایک قوت ملتی ہے جو ہم ضائع نہیں کر سکتے. اب ایک ایسا ادارہ، ایک واحد تنظیم جو پاکستان کی حمایت کر رہی ہو، اگر اس کو ہم اس پہ تنقید کر کے اس کو بھی چھوڑ دیں تو یہ کس قسم کی سفارتکاری ہوگی؟ ہمیں تمام تنظیموں سے وہ کام لینا ہے، چاہے وہ ECO ہو مغربی ایشیا کی، چاہے سارک ہو جنوبی ایشیا کی، چاہے SCO ہو. یہ سارے پلیٹ فارمز ہیں. OIC بھی اسی قسم کا پلیٹ فارم ہے جس سے ہمیں جو مل سکتا ہے. اب مثال کے طور پر سب سے اچھا جو پیغام ہے، دو بڑے اہم پیغام ہیں. ایک تو چلے کشمیر کے حوالے سے تو ہم دیتے ہی ہیں، اور وہاں پہ جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں، لیکن افغانستان کے اندر جو انسانی المیہ ہے اس حوالے سے بھی بڑا امپورٹنٹ پیغام ہے. اسلاموفوبیا کے حوالے سے بھی بڑا امپورٹنٹ پیغام ہے، کیونکہ میں نے خود دیکھا یورپ میں بھی رہا اس زمانے میں، تو بہت زیادہ وہاں پہ اسلاموفوبک ٹرینڈز تھے. پھر ڈونلڈ ٹرمپ کے زمانے میں امریکہ میں بھی آئے، اور اب ہمارے مشرقی ہمسائے ہندوستان میں بھی ہیں. تو ایسا مطلب یہ گفتن نشستن برخاستن والا سلسلہ خالی نہیں ہے، بلکہ ایک پیغام ہے جو دنیا کو جاتا ہے، اور اس کا وزن بھی ہے اور اس کا اثر بھی آہستہ آہستہ ہوتا ہے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ کوئی اٹھے گا اور ایک دم سے جا کے سارے حالات تبدیل کر دے گا. وہ میرے خیال میں وہ ٹھیک نہیں. ٹھیک. خورشید صاحب، اب ایک اور بات بھی ہے، آپ دونوں کا اس کے اوپر کامنٹ چاہوں گی. ہمارے ہاں ڈومیسٹکلی جو سیاست ہوتی ہے وہ اس پہ بھی سیاسی بیانات بھی آتے ہیں اس طرح کے معاملات کے اوپر. پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے تنقید کی تھی جب کہا گیا کہ اس میں افغانستان میں جو ہیومینٹیرین کرائسس ہے، اور پچھلی دفعہ بھی OIC کے وفد سے اس بارے میں بات ہوئی تھی، تمام مسلم ممالک نے اس حوالے سے فنڈ بھی قائم کیا تھا. تو بلاول صاحب یہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب طالبان کے وزیر خارجہ بن کر یہ کر رہے ہیں. تو یہ تاثر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جاتا ہے کہ جب سب نے ریکگنائز نہیں کیا ابھی طالبان کی حکومت کو، اور آج وزیر خارجہ طالبان کے وہاں پر شریک بھی نہیں ہوئے اس میں، کیا یہ اعتراض درست ہے ملک کی اپوزیشن کا؟ ابسا، اگر میں پہلے اس کا جواب دے دوں، کیونکہ مجھے ذرا کسی اور جگہ جانا ہے، اگر آپ اجازت دیں اور خورشید صاحب بھی اجازت دیں تو میں. خورشید صاحب جی بالکل. اچھا، ایسا ہے کہ افغانستان کے معاملے میں ابھی یہ آپ کی بات درست ہے کہ ان کے وزیر خارجہ اس کرسی پر نہیں بیٹھ سکتے جو OIC میں افغانستان کے لیے مختص ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کی حکومت کو، طالبان کی حکومت کو ابھی تک کسی نے تسلیم نہیں کیا. ڈی فیکٹو تو ہے، ڈی جورے نہیں ہے، رسماً تسلیم نہیں کیا ان کو. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سے کچھ توقعات ہیں، انہوں نے کچھ وعدے بھی کیے ہیں کہ ہم ایک انکلوسیو حکومت بنائیں گے، خواتین کے حقوق کا احترام کریں گے، دہشت گرد تنظیموں کو نہیں آنے دیں گے. اب دنیا اس میں پیش رفت دیکھنا چاہتی ہے، اور جیسے ہی کوئی پیش رفت ہو جائے گی، میرے خیال میں طالبان کی حکومت جو ہے اس کو تسلیم کرنے میں آسانی پیدا ہوگی. جی
अच्छा एजाज साहब, एक और बात भी कहते जाएगा, चीन के वजीर खारजा की शिरकत आपकी नज़र में, उनकी तो साइड लाइन पे भी मुलाकातें हो रही हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे फिर ये भी तबसरा हो रहा है कि चीन में वीगर मुस्लिम्स जो हैं उनके हवाले से पूरी दुनिया आवाज़ उठाती है। प्राइम मिनिस्टर साहब इसके ऊपर अपनी ख्यालात का इजहार माजी में कर चुके हैं जब वो चीन में गए थे, लेकिन आप समझते हैं कि मुसलमान मुल्कों के और मुस्लिम्स के इस्लामोफोबिया के इन चीज़ों पर बात करते हुए चीनी वजीर खारजा का भी वहाँ पर होना जिस मुल्क के ऊपर इस हवाले से सवाल, तो ये एक इनसेंसिटिव गया ऑप्टिक्स के हवाले से? जी देखिए, चीन का मैं समझता हूँ कि चीन के तमाम मुसलमान दुनिया के तमाम ममालिक के साथ गहरे इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं, और इसलिए चीन की मौजूदगी से, चीन के वज़ीर ख़ारजा की मौजूदगी से कोई मुल्क जो है वो खफा नहीं है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के चीन के साथ जिस किस्म के मरासम हैं, वो इस बात का तकाजा करते हैं कि हम चीन के को यानी एक मेहमान खुसूसी के तौर पर बुलाएं। और तीसरी बात यह है कि चीन को बुला लेना, चीन के साथ जोड़ना, अपने आप के ताल्लुकात को मजबूत करना, हरगिज ये पैगाम नहीं है कि हम मगरिब से अमेरिका या यूरोप से दूर होना चाहते हैं। जिस तरीके से हम अमेरिका से कोई मेहमान हमारा बन के आए तो उसका ये मतलब नहीं है कि हम चीन से दूर हो जाएंगे। जहां तक उनके आप उइगुर के राइट्स की बात करते हैं, देखिए मैंने खुद वेस्टर्न चाइना में बहुत ट्रेवल किया है। मच ऑफ इट इज प्रोपेगेंडा, मच ऑफ इट। ठीक है, होंगी कुछ ऐसी भी सूरत हाल होंगी जिसका मैं नहीं कहता, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि खाली उसकी बुनियाद बना के हम अपने चीन के साथ और चीन के इस्लामी सारी दुनिया के साथ ताल्लुकात को पसंदाज नहीं कर सकते। जी बहुत बहुत शुक्रिया एजाज साहब आपके कीमती वक्त का। अब खुर्शीद साहब, बातें जो एक तो हुई, जो मुल्क में अपोजिशन तनकीद कर रही थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब, और ये शुरू दिन से ही हो रहा है, जब अफगानिस्तान में से जब से सूरत हाल ये चेंज हुई है उसके बाद से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को तर्जुमानी नहीं करनी चाहिए। आप इसको कैसे देख रहे हैं, इस तनकीद को? मेरा ख्याल है बिलावल भुट्टो की तनकीद में वजन है और उसको संजीदगी से देखना चाहिए। आप पिछले भी ओआईसी के इजलास आप देखें तो पाकिस्तान का बहुत सेंट्रल रोल है इसमें, और ये बात एजाज साहब सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान की ख्वाहिश ये है कि अफगानिस्तान की तालिबान की गवर्नमेंट को दुनिया कबूल कर ले। और बात यह है कि दुनिया का रवैया भी इस मामले में बहुत ही दोगला है, इस वजह से कि सारी फैसिलिटेशन फराहम करने के बावजूद, उनको काबुल तक पहुंचाने के बावजूद अगर आप उनकी हुकूमत को नहीं मानते तो ये कुछ काबिल फहम दिखाई नहीं देता। पाकिस्तान की तरजीह अब ये है कि किसी तरीके से तालिबान की हुकूमत को दुनिया कबूल कर ले, और इसमें सही कह रहे हैं वो ओआईसी की इस कॉन्फ्रेंस का भी बुनियादी एजेंडा यही मालूम होता है। इससे पहले भी बतौर खास इस पे सेशन हो चुके जिसमें अफगानिस्तान की हुकूमत को कबूल करने के लिए पाकिस्तान ने एक पूरी कैंपेन की है ओआईसी के प्लेटफॉर्म से, और गोया ये की रिकग्निशन की एक पूरी मुहिम है। तो ये बात दुरुस्त है, और मेरा ख्याल ये है कि मुझे कभी कभी एहसास होता है कि शायद हम इस मामले में थोड़े ज्यादा यानी मुदाई सुस्त गवाह चुस्त की जगह पे खड़े दिखाई देते हैं कि तालिबान को दुनिया के साथ ताल्लुकात बेहतर रखने के लिए दुनिया उनसे कुछ मुतालबात कर रही है, कुछ उनके रवैये में, कुछ उनकी पॉलिसीज में कोई खास चीज़ों की रिफ्लेक्शन चाहती है। पाकिस्तान जो कर सकता है वो ये है कि तालिबान के साथ अगर उसके ताल्लुकात हैं तो उनको इस बात पर आमादा करे कि वो दुनिया के जो मुतालबात हैं उनको कंसिडर करे और उसके हवाले से अपनी पॉलिसीज को सेट करे। पाकिस्तान का ये प्रेशर हमें उतना दिखाई नहीं देता तालिबान पर जितना रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पे दिखाई देता है कि वो तालिबान को माने। बात यह है कि तालिबान को जब आप मनवाना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आप तालिबान को पहले इस पे उस जगह पे लाएं कि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ एक खास बैलेंस में आ जाए। तो सही है कि पाकिस्तान को ये तासुर हरगिज नहीं देना चाहिए कि तालिबान कोई उनका गोया उनकी बात मानते हैं और वो गोया उन्हीं का कोई ब्रेन चाइल्ड है या उनकी कोई ऐसी कस्टडी में कोई गोया चीज है कि जिसको आप दुनिया से रिकग्नाइज करवाना चाहते हैं, बल्कि पाकिस्तान को एक फैसिलिटेटर के तौर पर बजाय बहुत वकील बनने के एक जगह खड़ा होना चाहिए कि दुनिया और अफगानिस्तान के तालिबान आपस में मामलात को तय करें। हम फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम मदद कर सकते हैं, लेकिन जो उनका बामी मामला है उसमें हमारा रोल ऐसा नहीं है कि हम गोया उनके वकील बन के खड़े हो जाए। मुझे ये लगता ही है कि हमारे यहाँ इस पर जो ज्यादा इसरार है वो शायद हमारे अपने कौमी मुफादात के लिए बहुत मुनासिब नहीं दिखाई देता मुझे। और आप एक देख रहे हैं कि मगरब में एक रिजेंटमेंट भी है, और मगरब गोया उसको ऐसी तरीके से देख रहा है कि जो हम पहले पाकिस्तान पे एतराज करते थे कि तालिबान की पुष्पनाई करता है, तो गोया हम उसको इस तरह से सपोर्ट फराहम करते हैं जब हम आउट ऑफ दी वे जाके तालिबान को इस तरह से अपनी पूरी गोया सफारती मुहिम उसके हक में चला रहे होते हैं। तो मैं ख्याल एक फैसिलिटेटर के रोल पे रहना चाहिए दुनिया को और उनको करीब लाने में, और दोनों तरफ जो हमारा इन्फ्लुएंस है उसको इस्तेमाल करते हुए एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। अच्छा, आखिर में मुख्तसरन खुर्शीद साहब, ये इस्लामोफोबिया के हवाले से जो करारदाद है वो आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के लिए एक जो इससे पहले कहीं बात नहीं हुई और उसको बड़ी एक कामयाबी के तौर पे गिना जा रहा है, आप भी इसको ऐसे ही देख रहे हैं?
میرا خیال ہے یہ ایک اچیومنٹ ہے، اس لیے کہ یہ ریکگنیشن دنیا میں ہونی چاہیے کہ مذہب کی بنیاد پر کوئی ڈسکریمنیشن جب جائز نہیں ہے تو مسلمان کیوں ڈسکریمنیٹ ہوں مسلمانوں اس مذہب کی بنیاد پر. یہ عمران خان صاحب نے اس کے لیے بڑی توانا طاقتور آواز اٹھائی، اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس کا کریڈٹ لیتے ہیں تو شاید کوئی ایسا بے بھی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے 2-4 سالوں میں کسی مسلمان رہنما نے اگر سب سے زیادہ اس پہ آواز اٹھائی ہے تو عمران خان صاحب نے. وہ ہر گورنمنٹ پولیٹیکل گورنمنٹ ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو، بھٹو صاحب بھی آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی صوبائی کانفرنس کا انعقاد کیا تھا تو ساری عمر اس کا کریڈٹ لیتے رہے کہ انہوں نے اس کا انعقاد پاکستان میں کروایا. تو اگر عمران خان صاحب بھی پولیٹیکل لیڈر کے طور پر اس کا کریڈٹ لینا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے ان کو لینے دینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہو گیا، بہت بہت شکریہ خورشید ندیم صاحب آپ کے قیمتی وقت کا. وہ آپ نے سنی، یہی خیال ظاہر کیا گیا ہے کہ آپٹکس جو ہے وہ زیادہ حاوی، آپٹکس سے زیادہ OIC کے جس طریقے سے بیٹھکیں رہتی ہیں معاملہ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا، وہی معاملہ ہے. لیکن دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے. ایک بریک کی طرف جائیں گے، واپس آئیں گے تو بات کریں گے. آج ایک اور خبر بھی خبروں کی زینت رہی ہے اور وہ براڈ شیٹ کے CEO کا ایک بیان ہے جس میں وہ معافی مانگ رہے ہیں نواز شریف صاحب سے کہ ماضی میں اتنے سال جو باتیں کرتے رہے کرپشن کے حوالے سے ان کے بارے میں وہ جھوٹ تھیں، جس پہ وہ معافی مانگ رہے ہیں. لیکن ساتھ ہی کاوہ موسوی صاحب کے حوالے میں بات کریں گے جنہوں نے 1 سال پہلے بھی ایک الزام لگایا تھا نواز شریف پہ کہ انہوں نے پیسے آفر کیے ہیں لیکن بعد میں برطانوی عدالت سے معافی مانگی تھی. کیا اہمیت ہے ان کے بیان کی؟ ایک بریک کے بعد ڈسکس کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. ایک اور بڑی اہم خبر آئی جس کا ہمارے سیاسی منظر نامے کے اوپر بھی بہت زیادہ ذکر ہو رہا ہے. ایک برطانوی ایسٹ ریکوری فرم ہے براڈ شیٹ جو کئی دفعہ خبروں کی زینت رہتی ہے. اس کے جو سربراہ ہیں کاوہ موسوی صاحب، ان کا ایک انٹرویو اب گردش کر رہا ہے. پہلے بھی ان کے کئی دفعہ بیانات سامنے آ چکے ہیں لیکن اب انہوں نے صحافی مرتضی علی شاہ ان سے بات چیت کی جس کے اندر انہوں نے نواز شریف پر لگائے گئے الزامات سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا، ان سے معافی بھی مانگی اور پھر یہ بھی کہا کہ 2 دہائیوں تک احتساب کے نام پر نواز شریف کو نشانہ بنانے کی کارروائیوں کا حصہ بننے پر شرمسار ہوں. ساتھ ہی یہ بھی انہوں نے انکشاف کیا کہ براڈ شیٹ کی تحقیقات کے نتیجے میں سابق وزیر اعظم نواز شریف یا ان کے خاندان کے کسی بھی فرد سے متعلق بدعنوانی، چوری شدہ، چھپی ہوئی یا کسی ایسی دولت جس کے ذریعے ذرائع نہ بتائے جا سکیں، ایسی کسی دولت کا 1 روپیہ بھی نہیں ملا. اس سے بڑھ کر بھی انہوں نے باتیں کی. انہوں نے نیب کے حوالے سے بھی تنقید کی. انہوں نے کہا کہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ نیب نے سیاسی بنیادوں پر نواز شریف کے خلاف مقدمات بنائے اور یہی وجہ ہے کہ وہ آج نواز شریف سے معافی کے طلبگار ہیں. یہ ان کا بیان آیا جس کے بعد شہباز شریف نے بھی بات کی اور تنقید کی عمران خان کے احتساب کے بیانیے کے حوالے سے. پھر جواباً وزیر اطلاعات فواد چودھری نے بھی ٹویٹر پیغام بھی شیئر کر دیتی. انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کی براڈ شیٹ کے مالک جو خود نیب کا مجرم ہے اس کی گواہی پر پریس کانفرنس ان کی بوکھلاہٹ کا اظہار کرتی ہے. شریف خاندان کی کرپشن کا ثبوت ان کے بینک اکاؤنٹ سے لے کر لندن کے مہنگے ترین اپارٹمنٹس ہیں. تو سوال اٹھا دیا حکومت نے خود کاوہ موسوی صاحب کے حوالے سے. یہ تفصیل دینا بھی یہاں پر اہم ہے کہ کاوہ صاحب نے 1 سال پہلے الزام لگایا تھا نواز شریف کے اوپر کہ انہوں نے ان کو پیسوں کی آفر کی ہے لیکن بعد میں برطانوی عدالت میں اس الزام کو ثابت نہیں کر سکے تھے. تو ان کے بیانات کافی حد تک بدلتے رہتے ہیں لیکن کیا اہمیت ہے ان کی ابھی جو انہوں نے بات کی ہے اور جو مقررہ جو اس وقت ٹائمنگ ہے ملک کے اندر سیاسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس حوالے سے، اس پہ ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار زیغم خان صاحب بھی ہیں اور کاظمی صاحب بھی ہیں. اطہر کاظمی صاحب نے کاوہ موسوی صاحب کا انٹرویو بھی کیا تھا ماضی میں، ان سے اس پہ بھی بات کریں گے. زیغم صاحب، آغاز آپ سے کرتے ہوئے، آپ کی نظر میں سیاسی حوالوں سے بھی اگر ہم دیکھیں اور احتساب کے حوالے سے بھی جو پرائم منسٹر صاحب کا بیانیہ اس حوالے سے بھی دیکھیں، اس کی کیا اہمیت ہے اس وقت؟ نون لیگ عدم اعتماد کے حوالے سے ایک تو، اور پھر آگے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ تحریک عدم اعتماد کی کامیاب ہوتی ہے تو حکومت کو لیڈ کرے گی. ان کے لیے فائدہ مند ہے کاوہ موسوی صاحب کا یہ بیان، لیکن کاوہ صاحب کی جو ماضی کے بیانات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی بات کی کوئی اہمیت ہوگی بھی یا نہیں؟ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ زیغم صاحب؟ دیکھیے، تھوڑا سا اگر ہم پولیٹیکلی اس کو ڈی کلٹر کر لیں، بالکل موسوی صاحب جو ہیں بہت زیادہ قابل اعتبار آدمی نہیں ہیں لیکن ان کے بیانات جو ہیں وہ ماضی میں بھی پاکستان میں امپورٹنٹ رہے ہیں، اب بھی رہے ہیں، اور کیونکہ وہ کیا کرتے رہے ہیں اس لحاظ سے بہت اہم بات ہے. آپ کو یاد ہے پچھلے سال جنوری میں جو انہوں نے انٹرویو دیے تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس شریف خاندان کے پاس بہت ثبوت ہیں، تو اس وقت پی ٹی آئی کے نزدیک، عمران خان صاحب کے نزدیک وہ بہت بڑے قابل اعتبار آدمی سے، بہت بڑا ثبوت تھا. اور اس وقت عمران خان صاحب نے بھی ٹویٹس کی تھی بہت ساری، پی ٹی آئی نے بھی خوب اچھل کود کی تھی. اب اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بالکل انہوں نے جب ٹرن لیا ہے تو اب مسلم لیگ نواز خوشیاں منا رہی ہے اور پی ٹی آئی کے نزدیک وہ ناقابل اعتبار ہو گئے. اس بات کو ایک طرف رکھ لیجئے. دیکھیں وہ ہیں کون؟ ایک تو ان کی ذاتی پرسنالٹی کی بات ہے
दूसरी बात ये है कि वो क्या करते रहे हैं, क्या एज मूसवी उसकी कोई अहमियत है। देखिए ब्रॉडशीट के वो सरबराह हैं, 22 साल से वो नैब के साथ उनकी एंगेजमेंट रही है। यानी जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी का अदारा है पाकिस्तान से बाहर, अगर उनके लिए कोई करीब तरीन शख्स था तो वो कावे मूसवी था। उनके नज़दीक अगर कोई करीब तरीन फर्म थी तो वो उनकी फर्म थी। इसलिए वो गवाह के तौर पर वो जो भी पैंतरे बदलें, वो जब भी बात करेंगे, जो भी बात करेंगे, उसको पाकिस्तान में भी सुना जाएगा, बाहर भी सुना जाएगा। क्योंकि जो पाकिस्तान के अकाउंटेबिलिटी सिस्टम के साथ जिस तरह वो 2 डेकेड्स तक जुड़े रहे हैं, जिस तरह वो तहकीकात करते रहे हैं, उस लिहाज से एक तो उनकी शख्सियत अहम रहेगी, और पॉलिटिकली इट इज़ अ ब्लो कि यही इमरान खान साहब जो 1.5 साल पहले उसकी बात को एक सबूत के तौर पर पेश कर रहे थे कि कावे ने ये कहा है, तो और अब वो कैसे एक दूसरा टर्न लेंगे। एक तो ये बात बिल्कुल ठीक है, दूसरी बात ये है कि उसने कहा क्या है। उसने जो सबसे अहम बात की है, उसने ये की कि नवाज शरीफ फैमिली के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। ये बात तो उसने ठीक कही। अगर कोई सबूत मिला होता तो उनके खिलाफ अदालतों में प्रूव भी हो गया होता। तो वहां तो आपको बरतानिया की अदालतों में भी नैब को मुंह की खानी पड़ी है, सबूत कोई नहीं मिला। ना सिर्फ शरीफ के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, बल्कि दूसरे भी जो तमाम तर दावे थे उन पर भी हुकूमत पेशरफ्त नहीं कर सकी। दूसरी बात और उसने क्या कहा, जो इल्जामात लगाए, उसने कहा जी इमरान खान ने मुझे भी बेवकूफ़ बनाया, सबको भी बेवकूफ़ बनाया। अब ये वही इमरान खान है जो $200 बिलियन वापस लेने का वादा कर रहे थे। ये उनका मेन एक कैंपेन प्लेज था कि पाकिस्तान के $200 बिलियन बाहर पड़े हैं, वो जब वापस आएंगे तो उन पैसों में से आधे पैसों से पाकिस्तान के तमाम तर कर्जे अदा हो जाएंगे। तो क्या ये बात सही बात थी या इमरान खान साहब हमें बेवकूफ़ बना रहे थे? 300 अरब रुपए शरीफों के भी बाहर रखे हुए थे, ये बात ठीक थी, आप हमें बेवकूफ़ बना रहे थे। $8 बिलियन की हर साल मनी लॉन्ड्रिंग भी होती थी, जो अगर रुक जाती तो यकीनन पाकिस्तान में जो सारा मसला हमारा इस वक्त एक्सटर्नल अकाउंट का है वो भी खत्म हो जाता। ये ठीक नहीं हुआ। फिर शहजाद अकबर के खिलाफ उन्होंने कहा कि ये फ्रॉड। तो बिल्कुल ज़ैनब साहब, मैं आपकी इजाजत से आप जी ठीक है, बिल्कुल मैं आपकी इजाज़त से एक ब्रेक की तरफ जाऊंगी, फिर वापस आके अतर से बात करूंगी, इसकी ब्रॉडर पिक्चर के बारे में भी बात करना चाहूंगी। मुशर्रफ साहब के दौर से ये ब्रॉड शीट इन कामों के ऊपर लगी है, लेकिन क्या ये एक सवाल अवाम में भी रेज होना चाहिए कि किस किस्म की एक पॉलिटिकली क्या ये मोटिवेटेड होते हैं ये इस किस्म की सारी तहकीकात और बयानात, और फिर अगर टैक्स पेयर का पैसा भी इन्वॉल्व हो जाए इन चीज़ों के अंदर। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदीद। आखिरी हिस्सा है प्रोग्राम का, क्विकली बात करूंगी। अथर, आपकी तरफ आते हुए आपने इनकी शख्सियत के बारे में बात को एक तरफ रखते हुए आपने उनका इंटरव्यू भी किया था माजी में, जिसमें उन्होंने बड़े बड़े इल्जामात नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से भी लगाए थे कि उन्होंने मुझे पैसों की पेशकश की, लेकिन वो साबित इसको नहीं कर सके थे। अब आप इसको कैसे देख रहे हैं? आपसे अक्सर बात होती है, आप एहतसाब का जो प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान है उससे काफ़ी हद तक इत्तेफाक करते हुए नजर आते हैं। आप समझ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का जो कोर नैरेटिव है, पहले शहजाद अकबर का और अब इस किस्म का बयान आना, उसको बड़ा धचका लगता है इससे? और नून लीग जो वाज़े तौर पे ये एक पोजीशन लेती आ रही है कि हमारे साथ बड़ी एहतसाब के नाम पर ज्यादती हो रही है, नैब हमारे साथ बड़ा विक्टिमाइजेशन कर रहा है पॉलिटिकल, उसको तकवीयत मिल रही है, आप कैसे देख रहे हैं इस बयान को और टाइमिंग को भी? जहाँ तक बयान का ताल्लुक है, जिस आप भी कह रही हैं कि हर कोई पूछ रहा है कि ये बयान कितना इंपॉर्टेंट है। मसला ये है कि कोई भी शख्स कोई भी बयान दे सकता है। मैं भी यहाँ पे कह सकता हूँ कि मैं शेख सादी हूँ, लेकिन उसको हम जज किस तरह करेंगे? मुसावी साहब 1 साल पहले मुझे ये बता रहे थे और इतने संगीन इल्जामात उन्होंने लगाए, और उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान में किसी का सबसे ज्यादा पैसा बाहर पड़ा है तो वो शरीफ खानदान का है। और उन्होंने कहा कि मैंने तहकीकात की थी एंड वी कुड स्मेल, हमें ट्रेल मिल गई थी। तो अब 1 साल से तो वो कोई तहकीकात नहीं कर रहे, तो अब अचानक उन्होंने किस तरह ये फैसला कर लिया कि शरीफ खानदान के ऊपर जितने भी इल्जामात हैं वो गलत हैं? अब इसका जवाब तो मुसावी साहब खुद ही दे सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो शरीफ खानदान के ऊपर मुकदमात हैं, जो उनके ऊपर इल्जामात हैं, वो पाकिस्तान की अदालतों में है, वहां पे वो आके साबित कर सकते हैं। जिन फ्लैट्स के अंदर मियां साहब मुकीम है, अभी तक उन्होंने उसकी कोई मनी ट्रेल नहीं दी। अब शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो इल्जामात हैं वो भी पाकिस्तान के अंदर है। तो इस तरह के बयानात देने से आप पॉलिटिकली माइलेज गेन कर सकते हैं, जिसकी तरफ आपने भी इशारा किया, लेकिन क्या कानूनी तौर पे इस तरह के बयानात या कोई ऑडियो टेप आ जाना या किसी जज का एफिडेविट आ जाना, ये सारा सियासी खेल का, जिसे आप कह सकते हैं, हिस्सा है। ये कानूनी खेल का हिस्सा नहीं। कानूनी खेल वो है जो अदालतों के अंदर लड़ना है, उस तरफ वो तवज्जो नहीं दे रहे।
तो इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं और इसमें हम ये शरीफ खानदान ने करवाया, ये तो मुसावी साहब ने खुद ही दिया बयान। अब क्यों दिया उन्होंने, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। वही दे सकते हैं। अच्छा ज़ैगम साहब, आखिर में कहिएगा, यही एक बात है कि ब्रॉडर जो अवाम भी हमारे देख रहे हैं, वो कई सालों से सुनते आ रहे हैं, हर सियासतदान दूसरी पार्टी के ऊपर इस तरह के इल्ज़ामात लगाता है, लेकिन ये मुशर्रफ साहब के दौर से ये सिलसिला शुरू हुआ था। ये एक सवाल आज रेज होगा अवाम में कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं ये केसेस, जिस तरह ये मौसवी साहब का जो बयान आया सामने, या फिर आप समझते हैं कि एक ओवरऑल जो अवाम के अंदर एक तासुर चला गया है कि इन लोगों के ने करप्शन तो की है लेकिन ये छुपा लेते हैं, हमारी अदालतों में जवाब नहीं देते, वही सिलसिला रहेगा। कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, अब सा मौसवी क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा उसको एक तरफ भी रख ले, हमें ये तो अहमियत दे सकते हैं ना पाकिस्तान की आला तरीन अदालतें नैब के बारे में क्या कह रही हैं, इन केसेस के बारे में क्या कह रही हैं, जब वो स्क्रूटनाइज करती हैं तो क्या होती है। असल मसला ये है कि एक चीज़ है करप्शन का मसला और एक चीज़ है करप्शन की का नैरेटिव। पाकिस्तान में 70 साल से करप्शन का नैरेटिव चल रहा है, करप्शन के मसले को हल करने की कोई कोशिश नहीं की जा रही। करप्शन को हल करने का जो मसला है, यानी शफाफियत जो है, ट्रांसपेरेंसी है, वो आज की दुनिया में एक पूरी साइंस बन चुकी है। उसके डिपार्टमेंट्स हैं, लोग उसकी PhDs करते हैं, उसके तरीक़ाकार हैं कि गवर्नेंस की रिफॉर्म की जाती है, इदारों को इफ़ेक्टिव बनाया जाता है, इदारों को शफाफ बनाया जाता है, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन दी जाती है लोगों को इदारों तक, निज़ाम इंसाफ को बेहतर बनाया जाता है। इन चीज़ों से शफाफियत आती है और करप्शन कम होती है। उस पर इमरान खान ने क्या किया है या इससे पिछली हुकूमतों ने क्या किया है? आप ये देखिए कि इन्हीं पैमानों पर जो दुनिया का सबसे बड़ा इदारा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वो जब पाकिस्तान को देखता है तो उसके इंडेक्स में तो इस साल भी पाकिस्तान 16 डिग्री और नीचे चला गया। जिस वक्त पाकिस्तान जो है वो करप्शन के नैरेटिव में कुछ 100 दर्जे ऊपर जा चुका है, लगता है कि दुनिया में पाकिस्तान जो है वो करप्शन के खिलाफ बैटल को लीड कर रहा है, कि शफाफियत में शायद स्वीडन से भी हम आगे निकल गए, छप्पर फाड़ के हम निकल चुके हैं। उस हालत में हालत ये है कि 180 मुल्कों में 140 नंबर पे हमारी करप्शन है और करप्शन में हम मजीद पाताल में चले गए हैं। वो पाकिस्तान में जो करप्शन तो ये सिर्फ नैरेटिव की हद तक ही जी देखिए 1949 से जो पोडा की शक्ल में शुरू हुआ था, उसके बाद खास तौर पे अयूब खान ने जो एब्डो और पोडा बनाया था कि 6000 आदमियों को उसने करप्ट दिया, करार दिया था। तमाम पॉलिटिकल एलीट को पाकिस्तान बनाने वाला हर फर्द करप्ट करार पाया था। पाकिस्तान के बानियान को उसने करप्ट करार करके देकर निकाल दिया था। वो सिलसिला इसी बात पे आपकी ज़ैगम साहब, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, आपकी इसी बात पे कि बज़ाहिर अब ऑब्वियसली यही नजर आता है कि हम सिर्फ एक नैरेटिव की हद तक एक दूसरे से दुश्मनी के चक्कर में ये बातें करते आ रहे हैं। हकीकी तौर पे हमारी तरजीहात मुख्तलिफ रही हैं इससे। ज़ैगम साहब बहुत शुक्रिया आपका भी, और अतर काज़मी साहब आपका भी बहुत। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। हर पीर से जुमा अपने फेवरेट शो न्यूज़ आई को यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आइए, उसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए।